हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक बंगाल के गवर्नर, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कवर किए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं लॉर्ड डलहौजी से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो भारत के छठे गवर्नर जनरल आ जाते हैं, जिनका नाम रहता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके समय पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 48 से लेकर 49 तक। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 में कर दिया गया था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, क्योंकि पंजाब पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन में मिल चुका था। इसलिए सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, उसको महारानी विक्टोरिया को अंग्रेजों ने भेज दिया था। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम आ जाता है रामनगर का युद्ध, दूसरा आ जाता है चिलियावाला का युद्ध और तीसरा आ जाता है गुजरात का युद्ध। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिखों की हार हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1852 ईस्वी में लड़ा जाता है। 1852 ईस्वी में, क्योंकि इसमें बर्मा की हार हो जाती है, इसलिए लोअर बर्मा यानी कि बर्मा का नीचे का क्षेत्र और पिंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड हैमर्स्ट के समय पर। कब हुआ था? 1824 से लेकर 26 तक। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उनसे भूमि को छीन लेना होता था। इनाम कमीशन जो किसने चालू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा जो है, किसी भी राज्य का अगर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसके शासन को, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, अंग्रेजों को उस पर कब्जा हो जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत सिद्धांत किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा, जो कि महाराष्ट्र में 1848 में शामिल किया गया था। उसके बाद जैतपुर बुंदेलखंड को, संबलपुर उड़ीसा को 1849 ईस्वी में, बगात हिमाचल प्रदेश को 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश को 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में अंग्रेजों के शासन में मिलाया था, अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो उनकी नीति साफ होती थी। ये कोई सिद्धांत, कोई कानून, कोई एक्ट पारित करते थे, जिसके कारण ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपने प्रशासन को भारत के अंदर फैलाना चाहते थे। अगर कोई राज्य उसको नहीं मानता था तो उसके साथ ये युद्ध करके उनको हरा देते थे, फिर उसके राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। लेकिन इनका कोई कानून कहीं पर फेल हो जाता था। जैसे अवध पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी था, लेकिन उस पर दूसरा आरोप लगाया कुशासन का। उसके बाद इन्होंने इस राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक होते सादत खान। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थापित कर दिया जाता है और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया जाता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसी के साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया था। तो शिक्षा के स्तर पर कुछ शिक्षा संबंधी सुधार किए थे डलहौजी ने, जिसमें इसने कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी खोली थी। इसमें आ जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी। ये तीनों प्रेसिडेंसी है। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी यानी ये जो तीनों प्रांत थे जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, इन तीनों जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ना कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया। इसी के समय में
इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से लेकर थाने तक के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। यानी पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय पर। इसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसकी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। लोक सेवा विभाग यानी कि यूनियन पब्लिक डिपार्टमेंट की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय पर 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की थी। यानी कम्युनिकेशन का एक मीडियम की शुरुआत की थी कलकत्ता से और आगरा के बीच में। कलकत्ता और आगरा के बीच में इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। किसको? शिमला को। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से लेकर 23 वर्ष रखी गई। तो 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा जो है जो संचालक मंडल जो होता था, जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनको हटा दिया गया। उसकी बजाय कंपटीशन एग्जाम का सिस्टम बनाया गया जिसमें भाग लेने के लिए युवा की एज रखी गई 18 से 23 वर्ष। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिसने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो पहले भारतीय थे जिसने एक प्रकार से बोल सकते उस समय के यूपीएससी एग्जाम को पास किया था। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि भारत में और लंदन दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता था। तो सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी की, उस समय के यूपीएससी की जो रिटन एग्जाम था वो लंदन और इलाहाबाद में आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट है डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो ये था डलहौजी के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जिसके समय पर 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त करके इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। यानी यह टोटली जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथ की कठपुतली बन चुका था। इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। यानी अभी तक जो भारत के अंदर जो अंग्रेजों का टॉप अधिकारी होता था उसके हाथों में ही सारा प्रशासन होता था। लेकिन अब जो है जो भी कानून है, जो भी नियम कानून कायदे हैं, अब ये कोई भी भारत के अंदर गवर्नर जनरल नहीं ले सकेगा। यानी पूर्ण रूप से कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। कैनिंग के समय पे ही 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी जो सुप्रीम कोर्ट थी जो कलकत्ता के अंदर बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया और जितनी भी सदर अदालतें थी उनको भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ 3 अदालतें बची, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय पे ही 1856 ईस्वी में विधवा को पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया गया। यानी कि विधवा पहले शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन 1856 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करके विधवा को फिर से विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद
को समाप्त कर दिया गया। 1858 ईस्वी में मुगल सम्राट का जो पद होता था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति में मुगल के आखिरी सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिसको मुगल सम्राट के पद से हटाकर कहाँ भेज दिया था, रंगून। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स यानी कि राज्य विलय की नीति को भी समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू की गई। तो एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक भारत के दूसरे वायसराय रहते हैं। उसके समय पर वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था। 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है लॉर्ड लॉरेंस, जो कि 1864 से लेकर 1869 तक भारत के तीसरे वायसराय रहते हैं। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था, यानी कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये अफगानिस्तान के संबंध में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। नेक्स्ट है लॉर्ड लॉरेंस के समय पर ही उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868 से लेकर 69 ईस्वी तक भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन किया गया था, यानी कि अकाल के कारणों का पता लगाना, कि अकाल किस कारण होते हैं उसका पता लगाना और उसकी जांच करना, उसके उग्रता की जांच करना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड मेयो। भारत के चौथे वायसराय होते हैं, जिसने 3 वर्षों तक भारत पर शासन किया। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यह है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक भारत के वायसराय बनते हैं। ये 5वें वायसराय होते हैं, जिसके समय पर बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। नेक्स्ट है पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन। क्या था? कूका आंदोलन। किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर। यानी कि इस आंदोलन में गायों की हत्या करने के विरोध में कूका समाज के लोगों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इसी के समय पर स्वेज नहर को खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। स्वेज नहर कहाँ पर है? स्वेज नहर है अफ्रीका और एशिया के मध्य, यानी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के पास में आप देखेंगे वहां पर एक स्वेज नहर है, जिसको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर खोल दिया ताकि यूरोप का और भारत के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए। पहले जो समुद्री व्यापार होता था वो अफ्रीका के चारों तरफ घूमकर होता था, लेकिन इस नहर के खुल जाने से अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे, साहित्यकार थे। साहित्यिक अवकाश में इसने ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसी के समय पर बंबई में, मद्रास में, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। छोड़िए, लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, जिसका काम क्या था? अकाल के कारणों का पता लगाना और समय रहते उसके लिए अर्थव्यवस्था करना। उन्हें 1 जनवरी 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किसके समय पर पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय पर। इसके अनुसार राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था।
और इस कानून के अनुसार अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीजें छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेती थी। तो इस तरह के अपने मन मर्जी के कानून अंग्रेज भारतीयों के ऊपर लगाते थे। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय पर 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, इसने ही सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश करने की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो मैक्सिमम एज जो पहले 21 वर्ष थी उसको 19 वर्ष कर दिया गया था, ताकि भारतीयों को कम चांस मिल सके। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। जो मैक्सिमम एज थी वो 23 वर्ष थी, लेकिन 1859 ईस्वी में इस आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया था। फिर 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया था। अब लॉर्ड लिटन ने इसकी 21 से घटाकर कितनी कर दी थी, 19 वर्ष, ताकि कम भारतीयों को चांस मिल सके। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये था लॉर्ड लिटन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जो भारत के 7वें वायसराय बनते हैं। तो लॉर्ड रिपन, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो कि अन्य समाचार पत्रों को दी जाती थी। तो लॉर्ड रिपन ने भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाया था और इसने सिविल सेवा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर कितना कर दिया था, 21 वर्ष। 21 से 19 किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने, और लॉर्ड रिपन ने 19 से लेकर 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय पर हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय पर। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया था, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 ईस्वी से लेकर 85 ईस्वी तक विभिन्न स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून पारित किए गए थे। इसके समय पर ही, लॉर्ड रिपन के समय पर ही सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है नियमित जनगणना किसके समय पर हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय पर। आगे देखते हैं, 1881 से लेकर अब तक जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1881 ईस्वी में। किसके समय पर, लॉर्ड रिपन के समय पर। 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। सभी भारतीय प्रांतों को काउंट नहीं किया गया था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से लेकर 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक का कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। रिपन के समय पर शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलेवेट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमे सुन सकते हैं। इसके विरुद्ध में अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, जिसको क्या बोला जाता है, श्वेत विद्रोह। क्योंकि वे गोरे लोग होते थे, इसलिए अपने विद्रोह को वह श्वेत विद्रोह बोलते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड डफरिन से शुरू करेंगे, जिसके समय पर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।